पहली खबर है सीएम योगी के बागपत दौरे की, जहां उन्होंने जिला अस्पताल के निरीक्षण से लेकर टीकाकरण का जायजा लिया और बैठक भी की। दूसरी बड़ी खबर राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने वाले बयान पर भाजपा ने कार्टून जारी किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में आज दूसरे दिन भी भाजपा का महामंथन होगा, जिसमें भाजपा के 44 सांसद आज शामिल होंगे। चौथी बड़ी खबर लखनऊ में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज इन्होंने भाजपा दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी भी होंगे शामिल। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे शिष्टाचार भेंट। रात 8 बजे बीजेपी के सांसदों की बैठक में भी होंगे शामिल। यूपी सदन में रात में रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बागपत का दौरा किया, जहां उन्होंने सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने डॉक्टरों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने यहां ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया, साथ ही महिला अस्पताल के पास बने पीकू सेंटर का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कोरोना के मद्देनजर सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सिसाना गांव का निरीक्षण किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। वहां पर डॉक्टरों से बातचीत की, अधिकारियों के साथ जो समीक्षा है वो की, बच्चों के साथ भी बातचीत करते नजर आए सीएम। बीमारी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर धारण करें। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया है। वैक्सीन अपनी पारी पर जरूर लें। गरीबों के लिए अन्न योजना चल रही है, उस अन्न योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, यहाँ पर छपरौली में यमुना नदी पर पुल का निर्माण, दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, रमाला चीनी मिल चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है और दशकों से मांग हो रहा था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तारीख में किया बदलाव। इस वक्त की बड़ी खबर, अब 23 अगस्त की जगह 5 अगस्त से ही शुरू होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 5 अगस्त को बलिया में होगा समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे जनेश्वर मिश्र की है जयंती। जनेश्वर मिश्र की जयंती के दिन पार्टी शुरू करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। तो पहले 23 अगस्त को होना था समाजवादी पार्टी का यह कार्यक्रम, लेकिन इस की तारीख में कुछ तब्दीली की गई है, इसे प्रीपोन किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, अब समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को 5 अगस्त को बलिया से शुरू किया जाएगा। 5 अगस्त को है जनेश्वर मिश्र की जयंती और इस अवसर पर समाजवादी पार्टी अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को शुरू करने का फैसला किया है समाजवादी पार्टी ने। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, पहले 23 अगस्त को होना था समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन अब इसकी तारीख में जो है तब्दीली हुई है। बताया जा रहा है 5 अगस्त को होगा। हर कोई ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने का उसने ऐलान किया था और खुद अखिलेश यादव ने ही पार्टी के 5 जो ब्राह्मण नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उसमें शामिल हैं, उनकी एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि कैसे ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, इसको आप लोग देखिए और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी शुरू करिए। तब ये तय हुआ था कि बलिया से, यानी 1857 की क्रांति के जो जनक थे मंगल पांडे, उनकी धरती बलिया से इसकी शुरुआत 23 तारीख से होगी। पर जब ये देखा कि बीएसपी तो एक पूरा अपना प्रथम चरण कर चुकी है ब्राह्मण सम्मेलन का, दूसरा चरण भी उसका 31 से शुरू होकर 14 को खत्म हो जाएगा,
समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को ये लगा कि हमें बहुत देर हो जाएगी, अगर हम 23 तारीख से शुरू करेंगे तो कैसे पूरे प्रदेश में इसको कर पाएंगे। इसीलिए फिर एक बैठक हुई अभिषेक मिश्रा के आवास पर और वहां ये तय हुआ कि जनेश्वर मिश्र, जो समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में हमेशा से जाने जाते रहे हैं, उनकी जयंती 5 अगस्त को होती है और उन्हीं की जयंती के दिन से इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। जी अनुभव, जगह में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तारीख में बदलाव जरूर हुआ है और कहीं न कहीं ब्राह्मणों को जोड़ने का फोकस समाजवादी पार्टी का है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी अनुभव शुक्ला जो बता रहे थे कि अब समाजवादी पार्टी ने 23 अगस्त की जगह 5 अगस्त से जब जनेश्वर मिश्र की जयंती होगी, इस अवसर पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में योगी सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है और माना जा रहा है कि यह ऐलान मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा होगा। सूत्रों की माने तो इस साल सरकार प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जूते, मोजे, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और स्वेटर नहीं बांटेगी, बल्कि इस साल सरकार इन योजनाओं का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने की तैयारी में है। लेकिन आपको बता दें कि हर साल जूते, मोजे और स्कूल बैग के टेंडर की बेसिक शिक्षा विभाग प्रक्रिया पूरी कर लेता है, लेकिन सत्र को हुए 1 महीना होने वाला है, अब तक टेंडर नहीं हुआ है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी सभी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलेगा। साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी मौजूद है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे इन योजनाओं को लेकर कि क्या स्थिति फिलहाल चल रही है। मंत्री जी, जानना चाहेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद के जो स्कूल हैं वहाँ पे हर साल जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, इन सब चीज़ों का वितरण होता है। अभी तक जूते, मोजे, स्कूल बैग, इन सब चीज़ों के लिए ना कोई टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या वजह है जुलाई बीतने को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें कोविड के कारण प्रभावित हुई हैं। पिछली बार थोड़े दिनों के लिए स्कूल खुले, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बच्चों को जो भी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देती है, बैग, किताबें, जूते, मोजे, स्वेटर, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, ये सब निःशुल्क मिलता है, वो दिया गया। इस बार भी स्कूल खुलेगा तो बच्चों को जितनी सुविधाएं मिलती रही हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी तय समय पर। एक आखिरी सवाल, चर्चा चल रही है, बीच में एक प्रस्ताव भी तैयार हो रहा था कि शायद सीधे खातों में योजनाओं का पैसा भेजा है, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग जाए और सीधे सभी लाभार्थियों को फायदा मिले। क्या इस पर अभी कुछ आगे फैसला या इस पर मंथन चल रहा है? इन संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सरकार किस तरह से बच्चों को अच्छी सुविधा, गुणवत्तापूर्ण सुविधा, उनको संतुष्टि देने वाली सुविधा मिल सकती हो, ऐसे सारे विकल्पों पर विचार कर रही है। यहाँ पर हमने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को, उन्होंने भले ही खुले शब्दों में कुछ नहीं कहा, ये बोला लेकिन साफ कि योजनाओं का लाभ जैसे हर साल मिलता था इस बार भी मिलेगा। हालांकि मंथन इस पर भी कि सीधे इन योजनाओं का पैसा खातों में भेज दिया जाए, जिससे कि इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो पाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। सरकारी स्कूलों में जूते, मोजे, स्कूल बैग समेत विभिन्न योजनाओं में जो चीजें दी जाती हैं उनकी गुणवत्ता पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा कई बार इन योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। अगर सरकार इन योजनाओं का पैसा सीधे खातों में भेजती है तो सरकार और लाभार्थी दोनों को ही फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस फैसले से आने वाले चुनाव में भी सरकार को फायदा हो सकता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ये लोग 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये भाजपा दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से कमर कस ली है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में आज दूसरे दिन भी शाम को भाजपा का महामंथन होगा, जिसमें अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान इन क्षेत्रों के 44 सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस बैठक में आज सीएम योगी भी मिशन 2022 के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बैठक के पहले दिन यानी कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए थे। कल की बैठक में पार्टी के 39 सांसद मौजूद थे। पहले दिन की बैठक में सांसदों को दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर जाना,
बूथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना, राज्य केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना, उनको बताना, किसान के हित में किए गए कामों का प्रचार प्रसार करना और अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने को भी कहा गया है, जो खुली जीप में निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी संग्राम जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार एक खास व्यू संरचना की है। पार्टी का फोकस 60 से ज्यादा उन सीटों पर है जहां पार्टी कभी भी आज तक विधानसभा चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में नहीं कर पाई है। इन सीटों पर पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी अपने एमएलसी, राज्यसभा सांसदों, बोर्ड और निगम के अध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन सीटों पर हारी बाजी को जीताने के लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। जो 84 सीटें हम नहीं जीते उन पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है एक समग्र तरीके से लड़ती है। हमें पूरा 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 403 सीटों की रणनीति बनाएंगे। 403 में एक भी सीट कम नहीं ऐसी होगी जिस पर रणनीति बनाए। जो सीटें हम नहीं जीत पाए उन पर फोकस रहेगा, उन पर हम अपनी कमियों पर विचार करेंगे। हम वहाँ देखेंगे किन चीज़ों की पहुँच नहीं हो पाई और क्या कारण रहे। चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली उत्तर प्रदेश में, उसमें जनता तक योजनाएं पहुंची। हमने एक नया वर्ग खड़ा किया वोटर का जिसका नाम लाभार्थी है। उन तक योजनाएं नीचे तक पहुंची और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो बात बार बार चलती है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर नहीं विजय प्राप्त कर पाई, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है जिसका एक प्रभारी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल इसमें शामिल हैं। राकेश टिकैत के लखनऊ घेरने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने राकेश टिकैत पर कार्टून पोस्ट के जरिए पलटवार किया है। कार्टून पोस्ट में राकेश टिकैत को लखनऊ न आने की हिदायत दी जा रही है। तो पहले बयान, फिर कार्टून और अब उसके बाद जब सियासी संग्राम शुरू हुआ तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस पर क्या सफाई दी, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान आंदोलन को 8 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, 8 माह से ज़्यादा का वक्त इस आंदोलन को चलते हुए हो गया, बीच का कोई रास्ता नहीं है। क्या बीच के रास्ते के लिए किसी भी सरकार के मंत्री से या किसी भी सरकारी मशीनरी से आपकी बातचीत हुई? ना, हमारी तो कोई बातचीत हुई नहीं। ना यहाँ कोई आया, 6 महीने हो गए हमको यहाँ पे। 6 महीने बातचीत को हो गए। 22 जनवरी के बाद में बातचीत बंद है। और वैसे आंदोलन को 8 महीने हो गए। पहले 2 महीने में 12 दौर की वार्ता और 6 महीने में 1 दौर की वार्ता भी नहीं हुई। राकेश जी, अब आप लखनऊ गए थे। लखनऊ में जाकर आपने एक बयान दिया कि लखनऊ को भी दिल्ली की तरह घेरा जाएगा। क्या आप आज भी उस बयान पे कायम हैं? क्यों, अगर वहाँ आंदोलन करना कोई अपराध है क्या भाई? अगर वहाँ की समस्या होगी तो वहाँ की समस्या तो वहीं होगी ना। अगर देश की समस्या है तो दिल्ली से समाधान होगा, प्रदेश की समस्या है तो उसकी राजधानी से समाधान होगा। तो लखनऊ में तो बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। तो सुना आपने राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत और भाजपा के कार्टून वाली लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट कर दर्शा दी। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है, ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। जो ट्विटर पर फोटो बाल पकड़े खींचते हुए है, उनकी दुर्दशा
जरूर उत्तर प्रदेश का किसान करेगा। कानपुर से बड़ी खबर, हड़ताल के बीच मनमानी पर उतरे एम्बुलेंस कर्मी, मरीज को अस्पताल के गेट पर छोड़कर फरार हुआ एम्बुलेंस कर्मी। मरीज को अस्पताल में नहीं कराया भर्ती, मरीज ने 108 पर कॉल करके बुलाई थी एम्बुलेंस। हमें आए नहीं, हमारे गोपालपुर से उठा के हमको लाइए। बताइए अपनी पूरी समस्या बताइए। बुखार में परेशान थे, भयंकर बुखार था, लेटे लेटे हम आए हैं, 2 कमर ओढ़े हुए हैं। उसके बाद में एम्बुलेंस यहाँ छोड़ी से हमको चलेगी अस्पताल में। काफ़ी देर हो गया, एडमिट नहीं करवाया। एडमिट नहीं करवाया, ना कोई कागज ना कुछ नहीं। आधार फाधार कुछ लिया ही नहीं? कुछ नहीं लिया, इसके आधार कार्ड हम डाल के लाए थे। हम पता एड्रेस पूछा, कुछ नहीं पूछा। परेशान है आप? आपने 108 पे कॉल की थी? हाँ। तो एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के चलते गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सुविधा नहीं मिल पा रही है। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालकों का आंदोलन लंबा किस्ता देख वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस को चलाने के लिए ड्राइवरों की मांग की। प्रदेश भर के एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, चक्का जाम कर दिया है और 570 से ज़्यादा एम्बुलेंस चालकों को सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया है, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कानपुर के काशीराम अस्पताल में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम एम्बुलेंस चालक हैं जिन पर जिम्मेदारी होती थी कि वो 102 और 108 पर आने वाली कॉल्स में मरीजों को घर से लेकर के और अस्पतालों तक पहुंचाएं, उनका दाखिला करवाएं, लेकिन अब ये चक्का जाम करके बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इनका ये आरोप है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम शांतनु कुमार पांडे है। शांतनु जी, आपकी मांगे सरकार तक जा तो रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही? सर, ज़रूर पूर्ण होंगी, हम लोगों की मेहनत सफल होगी। जिस तरह से हम लोग धरना दे रहे हैं, एक दिन ये धरना हमारा ज़रूर सफल होगा। जी, आप लोग किस किस तरीके की मांगे रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग सरकार से? जी, अभी तक हम लोगों को टेंडर बेस पे रखा जा रहा था, हम लोगों को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा था। हमको ठेका प्रथा से आज़ादी चाहिए, हमको NHM के अंडर किया जाए। हमारी